नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 12वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। Ashwin is able to recognize some words in text and spoken by others, but he is not able to use on his own. What category do you include these words? कहा यह जा रहा है कि अश्विन जो है वो लिखे हुए शब्दों को या फिर किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान लेता है। क्या कर लेता है? पहचान लेता है, लेकिन इन शब्दों का वो यूज नहीं कर पाता है स्वयं से, यानी लिखने में और बोलने में वो उसको यूज नहीं कर पाता है। लेकिन जब कहीं पर भी वो लिखा हुआ देखता है या फिर किसी के द्वारा बोला हुआ सुनता है तो उन शब्दों को पहचान लेता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन सभी शब्दों को आप किस कैटेगरी में रखेंगे। देखिए, भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रश्न में क्या बोला गया? पढ़ने के बारे में बोला गया है और सुनने के बारे में बोला गया। देखिए, टेक्स्ट को जब वो पढ़ करके ही तो उसका अर्थ ग्रहण कर रहा होगा या फिर किसी के द्वारा बोला गया होगा तो उसको सुना होगा। यानी कि पढ़ना और सुनना किस प्रकार की स्किल है? ये हमारा रिसेप्टिव स्किल होता है। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं शब्दों को बोल करके प्रोड्यूस कर रहा हूं, या फिर जब मैं लिख रहा हूं, जैसे यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा नीरज, तो मैंने इस शब्द को लिख करके प्रोड्यूस किया। तो मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्द या फिर मेरे द्वारा लिखे जा रहे शब्द प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऐसा कोई भी स्किल जिससे शब्द प्रोड्यूस होते हैं उसे हम लोग प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं, उसे प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। और उस स्किल के अंतर्गत जो शब्दावलियां जनरेट होती हैं, चाहे बोलने में या फिर लिखने में, उसे प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। यानी प्रोडक्टिव कैसे बना है? प्रोड्यूस से बना है। जैसे मैं बोल करके प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ये प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा। लेकिन पढ़ना और सुनना, ध्यान से समझिएगा, आप अपने स्क्रीन पर इस समय इस नीरज वर्ड को पढ़ पा रहे हैं तो इस समय आप निष्क्रिय हैं। क्यों निष्क्रिय हैं? क्योंकि आप इस शब्द को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप इस शब्द को केवल रिसीव कर रहे हैं। और अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को आप सुन करके रिसीव कर रहे हैं। तो पढ़ना और सुनना ये क्या होता है? ये रिसेप्टिव स्किल होता है। और इस स्किल के अंतर्गत जितने भी शब्दावलियां आएंगी वो एक तरीके से पैसिव वोकैबुलरी होती है, क्योंकि जब शब्दों को प्रोड्यूस किया जाता है उस समय, जैसे मैं बोल करके प्रोड्यूस कर रहा हूं या फिर लिख करके प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मैं एक्टिव हूं। और जब बंदा रिसीव कर रहा होता है, जैसे कि आप मेरे अपने मोबाइल पर मेरी वॉइस को सुन रहे हैं या फिर अपने स्क्रीन पर इस शब्द को लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, तो उस दौरान आप एक्टिव नहीं है बल्कि आप रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव के दौरान जो शब्दावली होती है उसे हम लोग पैसिव वोकैबुलरी कहते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है पैसिव वोकैबुलरी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीवा वाइल लर्निंग द न्यू ग्रामेटिकल फॉर्म, यानी कि जीवा एक नया व्याकरण का संरचना पढ़ने के दौरान, आगे पढ़िए, से पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म इज एबल टू कनेक्ट व्हाट इज हैज ऑलरेडी लर्नड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी नोन एज। यानी कि ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि जो जीवा है वो पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुकी है, जिसमें क्या होता था, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज किया जाता था और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की जाती थी। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बच्चे ने पढ़ रखा है, और जब वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ता है तो उसे ये लगता है कि वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगेगा और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। वो इससे कोरिलेट कर पा रहा है कि यही सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा था। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बच्चे ने पढ़ा था तब वो उसके संज्ञान में आ गया। अब संज्ञान में वो चीज़ें हैं, यानी कि उसके संज्ञानात्मक समझ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जब उसने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा तो उसको स्ट्रक्चर लगभग सेम लगा। तो कहीं ना कहीं अपनी संज्ञानात्मक समझ का वो प्रयोग कर रहा है, जो कुछ समझ चुका था उसी से वो कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए, चौथा दिया गया प्रिडिक्शन स्ट्रेटजी। प्रिडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना। ठीक है, तो क्या यहां पर कोई अनुमान लगाया गया? नहीं, कोई भी अनुमान नहीं है। जो स्ट्रक्चर उसने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा था वो उसे डायरेक्टली कोरिलेट कर पा रहा है प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये प्रिडिक्शन नहीं है, अनुमान नहीं है। ये तो उसको साफ साफ दिख रहा है ना कि हाँ, उसमें भी स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में चलता था और इसमें भी स्ट्रक्चर इसी फॉर्म में चल रहा है। तो अनुमान कहाँ हुआ? वो तो डायरेक्टली कोरिलेट कर पा रहा है ना, तो अनुमान नहीं होगा। तीसरा देखिए, बोथ कॉग्निटिव एंड मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी। थोड़ा सा आपको मेटाकॉग्निशन के बारे में समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा ये तीसरा वाला कॉन्सेप्ट। मेटाकॉग्निशन क्या होता है? ध्यान से समझिएगा।
जब बच्चा अपने खुद के विचार के बारे में विचार करता है, जैसे कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं, मेरा जो कुछ भी विचार है, अपने विचारों पर ही मैं अगर क्रिटिकल थिंकिंग करने लगूं तो उसे बोला जाता है मेटाकॉग्निशन, और इसको हिंदी में अधिसंज्ञान बोलते हैं। यानी कि जब बच्चा अपने ही विचारों के बारे में चिंतन करे तो उसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो यहां पर मेटाकॉग्निशन हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर बच्चे का विचार के तहत उस पर विचार किया जाता है। तो यहां पर विचार थोड़ी है, यहां पर जो कुछ भी बच्चे को समझ में आ चुका था स्ट्रक्चर, उस समझ को वो कोरिलेट कर पा रहा है, यानी कि ये कॉग्निटिव है ना कि मेटाकॉग्निटिव। तो मेटाकॉग्निटिव तीसरे विकल्प में भी दिया गया है, दूसरे विकल्प में भी दिया गया, तो ये गलत हो गया। क्योंकि मेटाकॉग्निशन ये कहता है कि बच्चा अपने विचारों के बारे में चिंतन करता है कि वह किस प्रकार से सोच रहा है, क्या सोच रहा है, उस पर चिंतन किया जाता है। यह जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने के बाद से पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने से वो कोरिलेट कर पा रहा है उसके स्ट्रक्चर को, तो ये कॉग्निटिव स्ट्रेटजी है। यानी कि उसके समझ में आ चुका था और अब वो समझ को कहीं ना कहीं एक परिस्थिति में सीखी गई, जो कंडीशन में सीखी गई नॉलेज को वो दूसरी परिस्थिति में कोरिलेट कर पा रहा है। इसे हम लोग कॉग्निटिव स्ट्रेटजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हियर इज एन एक्टिविटी फ्रॉम अ क्लास, यानी कि एक कक्षा से यहां पर एक गतिविधि दी गई है। आगे पढ़िए क्या गतिविधि है। लर्नर्स आर आस्क्ड टू फाइंड द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, यानी कि शिक्षार्थियों को बोला गया है कि आप न्यूज़पेपर से एक तरीके से मौसम का रिपोर्ट तैयार करिए। एंड एनालाइज द वेदर कंडीशन ऑफ फॉर द वीक, और एक सप्ताह के जो मौसम का कंडीशन है उसको एनालाइज करिए, यानी उसको विश्लेषण करिए उस पर। ऑन द डे ऑफ मेजर सिटीज एंड टाउन, यानी कि बड़े शहरों के और बड़े सिटीज़ के आपको ये रिपोर्ट करनी है। ठीक है, आगे पढ़िए। लर्नर्स इन ग्रुप वर्क एंड एनालाइज द सेम टू प्रेजेंट इट टू द होल क्लास, यानी कि शिक्षार्थी जो है वो समूहों में इसको एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं और कक्षा में इसको प्रस्तुत करते हैं। व्हाट स्ट्रेटजी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डज दिस टास्क इन्वॉल्व, यानी कि यह कौन सी गतिविधि है जो कि बच्चे कर रहे हैं, तो हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि बच्चों को क्या बोला गया कि आप न्यूज़पेपर में एक सप्ताह का जो मौसम का रिपोर्ट है उसको एनालिसिस करिए, और उसके बाद से एनालिसिस आप समूह में करने के बाद से इसको कक्षा में प्रेजेंट करिए, प्रस्तुत करिए। ठीक है, तो ये किस प्रकार की गतिविधि है ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथा दिया गया है लैंग्वेज इन यूज स्ट्रेटजी, यानी कि लैंग्वेज यूज वाली स्ट्रेटजी बोली जा रही है, तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आगे आपको पता चलेगा और एग्जैक्ट तरीके से। तीसरा देखिए, टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में क्या होता है कि बच्चा कोई गतिविधि कर रहा होता है और उस गतिविधि के दौरान उसको उस गतिविधि को आगे प्रोड्यूस करने के लिए लैंग्वेज का इनपुट दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर उस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी किया ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर तो बच्चा अपने अपने लेवल पर न्यूज़पेपर में से मौसम का जो कंडीशन था, जो रिपोर्ट था, वो तैयार कर रहा है अलग अलग, और उसके बाद से कक्षा में आकर के वो एनालिसिस कर रहा है ग्रुप में, और उसके बाद से उसको प्रेजेंट कर रहा है। टास्क बेस्ड में क्या होता है कि बच्चे समूह में एक गतिविधि, कोई एक्टिविटी करते हैं, और उस एक्टिविटी को करने के लिए जो उनको इंस्ट्रक्शन टीचर के द्वारा दिया जाता है वो टारगेट लैंग्वेज में दिया जाता है, उसे बोला जाता है टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार का कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए, प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस। प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो टारगेट लैंग्वेज है, जो बच्चे को सिखाना है, उसे प्रेजेंट में प्रैक्टिस कराया जाता है। जैसे आप डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, बच्चा जो कुछ भी टारगेट लैंग्वेज सीखना है उसको प्रेजेंट में यूज करता है। जैसे कि इंग्लिश बच्चे को सिखाना है तो इंग्लिश का ही इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, यानी प्रेजेंट में इंग्लिश बच्चा बोल रहा है और इंग्लिश की ही प्रैक्टिस कर रहा है और इंग्लिश ही प्रोड्यूस करना है, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज ही इंग्लिश है। तो इसे हम लोग प्रेजेंट प्रैक्टिस प्रोड्यूस कहते हैं, यानी कि जो टारगेट लैंग्वेज है उसी को यूज करना, उसी में प्रैक्टिस करना और उसी को सीखना, ये होता है डायरेक्ट मेथड के सेंस में। तो यहां पर इस प्रकार का भी कुछ नहीं है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, स्टडी इंगेज रिफ्लेक्ट यूज। स्टडी का मतलब कि बच्चे न्यूज़पेपर से स्टडी कर रहे हैं मौसम का, एक सप्ताह के मौसम का, उसके बाद से इंगेज कर रहे हैं। इंगेज करने का मतलब क्या हो गया कि समूहों में काम कर रहे हैं, उसके बाद से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या हो गया कि जो कुछ भी उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा वो एक तरीके से रिपोर्ट में उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं और रिपोर्ट में यूज कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर ज्यादा एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारती अ टीचर कलेक्ट्स द एरर ऑफ लर्नर्स ऑफ क्लास 7th एंड डिस्कस देम वंस इन अ वीक एंड ड्रॉ देयर अटेंशन टू द एरर्स एंड हाउ दे ऑकर। शी ऑल्सो आस्क्स हर लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द एरर्स
व्हाट डज शी डू, यानी कि ये कहा जा रहा है कि भारती जो कि एक शिक्षिका हैं, वो कक्षा 7 के बच्चों के द्वारा की गई गलतियों को एकत्रित करती हैं और एक सप्ताह में एक बार उस पर कक्षा में डिस्कशन करती हैं और बच्चों का ध्यान उस पर आकर्षित करती हैं और बच्चों को उस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए बोलती हैं, यानी कि बच्चों को भी फीडबैक देने के लिए बोलती हैं, बच्चों की भी प्रतिक्रिया वो लेती हैं। तो ये किस प्रकार का गतिविधि है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, ये बच्चे के द्वारा जो गलतियां की जा रही हैं उनको बच्चों को फीडबैक दिया जा रहा है। फीडबैक में क्या होता है कि बच्चे के गलतियों का उनको जानकारी दिया जाता है, यानी कि आपने यहां पर गलती की थी, ये गलती की थी, उसे फीडबैक देना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, प्रोवाइड्स फीडबैक, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। पहला विकल्प क्यों नहीं होगा, डज एरर एनालिसिस, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर देखिए, शी आल्सो आस्क्स फॉर लर्नर टू रिफ्लेक्ट ऑन द एरर्स, यानी कि बच्चों को भी उन गलतियों पर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए बोला जा रहा है। तो केवल एनालिसिस होता तो वहां पर टीचर के द्वारा केवल किया जाता है, यहां पर बच्चों की भी सहभागिता है, यानी कि फीडबैक इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बच्चे भी अपना फीडबैक दे रहे हैं और टीचर तो अपना फीडबैक दे ही रही है कि हाँ आपने यहां पर गलती किया था। उसके बाद से तीसरा देखिए, टीचिंग ग्रामर रूल्स, तो ये कोई भी ग्रामर का नियम बताने से संबंधित नहीं, हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रोवाइड्स एंड एंगेजमेंट विथ ग्रामर, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि गलतियों का फीडबैक दिया जा रहा है बच्चों को और बच्चे भी अपना फीडबैक दे रहे हैं उस पर टीचर को। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग डज द फॉलोइंग कम अंडर, यानी कि यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का ये लेखन है। दिया गया है इमेजिन, इमेजिन मतलब कि कल्पना करिए, यू आर द कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, यानी कि आप कल्पना करिए कि आप कहानी के एक कैरेक्टर हैं, एक पात्र हैं और उसके बाद से आपको अपने फीलिंग को, अपने फ्रेंड को अपना फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए एक पत्र लिखना है। तो देखिए, जब भी कोई कैरेक्टर जो कि आप नहीं हैं और वो आपसे इमेजिन करके अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाए तो वो हमेशा एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन हो जाता है और इस प्रकार का कल्पना करके लिखना, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। इसको हिंदी में बहिर्वेशन बोला जाता है। बहिर्वेशन यानी एक्स्ट्रापोलेटिव, यानी कि जो कैरेक्टर मैं नहीं हूं उस कैरेक्टर को मुझसे इमेजिन कराया जा रहा है कि आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो भारत की बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करते, तो ये एक आपके लिए एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन हो गया क्योंकि आप पीएम की जगह पर नहीं हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन आप कल्पना करिए कि अगर आप होते प्रधानमंत्री तो भारत की बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करते। तो ये एक एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग होगा अगर आप प्रधानमंत्री के तहत अपने विचारों को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से किसके बारे में संस्तुति करता है, किसके बारे में अध्ययन की संस्तुति करता है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा मैं आपको इसका मतलब बता दूं कि देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषा के संदर्भ में 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले हमारे देश में 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस था, उसको रिप्लेस करते हुए अब 3 लैंग्वेज पढ़ाए जाने की संस्तुति की गई है, जिसमें पहला लैंग्वेज तो बच्चे का मदर टंग ही होगा यानी मातृभाषा, दूसरा लैंग्वेज जो होगा वो आंग्ल भाषा जिसे आप इंग्लिश के नाम से जानते हैं वो होगा, और तीसरा भाषा जो होगा वो फॉरेन लैंग्वेज होगा। अब ये फॉरेन लैंग्वेज कई ऑप्शंस उस बच्चे को मिलेंगे, उन ऑप्शंस में से जो भी उसको एप्रोप्रिएट लगेगा अपनी रुचि के हिसाब से वो फॉरेन लैंग्वेज एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कल्चरल लैंग्वेज को भी अतिरिक्त विकल्प के तौर पर पढ़ाए जाने की बात की गई है, यानी कि बच्चे पर जोर नहीं दिया जाएगा। अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो वो कल्चरल लैंग्वेज भी पढ़ सकता है और अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो नहीं पढ़ सकता है, लेकिन ये 3 जो लैंग्वेज है ये कंपलसरी बच्चे को पढ़ाना ही है, मदर टंग, इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग एंड संस्कृत। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि बच्चे का मदर टंग पढ़ाना है तो ये हो गया, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना ये हो गया, इंग्लिश पढ़ाना ये हो गया। अब संस्कृत की चर्चा नहीं की गई है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए कल्चरल लैंग्वेज की बात की गई है, कल्चरल लैंग्वेज में सांस्कृतिक भाषा में कोई भी भाषा हो सकता है, वहां पर फिक्स नहीं किया गया कि आप संस्कृत पढ़िए या फिर कोई दूसरी भाषा पढ़िए। वो बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हिसाब से कौन सा लैंग्वेज एप्रोप्रिएट है वो बच्चा खुद चुनेगा, वहां पर फिक्स नहीं किया गया कि आपको संस्कृत ही चुना। जैसे आप ऐसे समझिए ना, जैसे यहां पर मदर टंग की मैं बात कर रहा हूं तो प्रत्येक बच्चे के लिए मदर टंग अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यूपी का कोई बच्चा है तो उसके लिए मदर टंग हिंदी होगी, साउथ का कोई बच्चा है तो उसके लिए मदर टंग तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई एक हो सकती है, पंजाब का कोई बच्चा है तो उसके लिए मदर टंग पंजाबी होगी, उड़ीसा का कोई बच्चा है तो उसके लिए मदर टंग उड़िया होगी। तो जिस प्रकार से मदर टंग अलग अलग हो रहा है उसी प्रकार से कल्चरल लैंग्वेज भी अलग अलग होगा, तो इसे हम फिक्स नहीं कर सकते कि वो संस्कृत ही होगा, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए,
संस्कृत, तमिल, क्लासिकल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज की बात ही नहीं की गई है, मदर टंग की बात ही नहीं की गई है। उत्तर नहीं होगा, गलत हो गया। तीसरा विकल्प देखिए, मदर टंग की बात की गई है, अदर इंडियन लैंग्वेज की बात की गई है, इसके अलावा संस्कृत की बात की गई है, फॉरेन लैंग्वेज की बात की गई है और क्लासिकल लैंग्वेज की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज भी है, मदर टंग भी है और अदर इंडियन लैंग्वेज में आपका अंग्रेजी आ जाएगा और क्लासिकल लैंग्वेज में आपका कल्चरल लैंग्वेज आ जाएगा। लेकिन संस्कृत का अलग से बात नहीं किया गया था, तो ये उत्तर गलत हो गया। ठीक है। चौथा देखिए, होम लैंग्वेज या फिर मदर टंग, यानी ये फर्स्ट लैंग्वेज हो गया। अदर इंडियन लैंग्वेज के अंतर्गत आपका इंग्लिश आ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश को सह राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, सह राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए जो माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑर्डर आता होगा या फिर जिसमें डिस्कशन होता है, आप लोग देखते होंगे कि वो इंग्लिश में होता है। क्यों? क्योंकि सह राजभाषा का दर्जा इसको प्राप्त है। ठीक है। तो अनदर इंडियन लैंग्वेज में आपका इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद से फॉरेन लैंग्वेज की बात की ही गई है। उसके बाद से क्लासिकल लैंग्वेज में आपका कल्चरल लैंग्वेज ही आता है। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज टेक्स्ट ऑथेंटिसिटी। टेक्स्ट ऑथेंटिसिटी क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। टेक्स्ट ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? प्रमाणिक लेखन। प्रमाणिक लेखन क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। जो भी लेख बच्चे के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक लैंग्वेज की बात करेगा, वो हमारा प्रमाणिक टेक्स्ट माना जाता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए कि कोई एक रेस्टोरेंट है, कोई एक ढाबा है, जो कि बच्चे के स्थानीय परिप्रेक्ष्य में, मतलब कि उसके स्थान विशेष क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो मेनू कार्ड होगा उस रेस्टोरेंट का, उस होटल का, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा समझी जा रही भाषा में होगा, क्योंकि वो जो वहाँ की जो कस्टमर है, टारगेट कस्टमर है, वो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो उन्हीं को तो एक्सेस करने के लिए वो वहाँ की स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो वो जो भाषा होगी वो ऑथेंटिक लैंग्वेज बोला जाएगा या फिर ऑथेंटिक प्रमाणिक पठन सामग्री बोला जाएगा, वहाँ का मेनू कार्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों के हिसाब से वो भाषा होगी। यानी कि जो भाषा जो टेक्स्ट स्थानीय लोगों के स्थानीय भाषा की बात करेगा, उनके नेचुरल लैंग्वेज की बात करेगा, वही वाला विकल्प सही हो जाता है टेक्स्ट ऑथेंटिसिटी के बारे में। ठीक है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ऑल द टेक्स्ट एंड नैरेटिव्स इन टेक्स्ट बुक। कहा जा रहा है कि एक किताब में दी गई सभी नैरेटिव्स और सभी टेक्स्ट ऑथेंटिसिटी के कैटेगरी में आएंगे। तो ये विकल्प गलत हो गया, क्योंकि हो सकता है कि किताब किसी दूसरी लैंग्वेज में हो जो कि बच्चे के स्थानीय भाषा की बात ना करता हो, तो विकल्प निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बाय अथॉरिटी, यानी कि किसी अथॉरिटी के द्वारा लिखा गया कोई टेक्स्ट, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि बच्चे के स्थानीय भाषा, नेचुरल लैंग्वेज की बात होनी चाहिए। ठीक है। पहला देखिए, कंट्रीब्ड टेक्स्ट। कंट्रीब्ड का मतलब क्या होता है? परिवर्तित किया हुआ, यानी कि ट्रांसलेट किया हुआ, उस सेंस में आप समझ सकते हैं। डेवलप्ड बाय अ टेक्स्ट बुक ऑथर्स, तो ये भी स्थानीय भाषा की बात नहीं कर रहा, नेचुरल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम ए कॉन्टेक्स्ट एंड नेचुरल लैंग्वेज यूज। ये देखिए, नेचुरल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा की बात कर रहा है। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच वन ऑफ द एक्टिविटीज रिलेट टू पोर्टफोलियो असेसमेंट, यानी कि कहा यह जा रहा है कि पोर्टफोलियो असेसमेंट के बारे में कौन सी एक्टिविटी रिलेट करती है। पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक शैक्षणिक सत्र के दौरान, यानी कक्षा 3 में बच्चा है तो कक्षा 3 में पूरा एक शैक्षणिक सत्र हो गया, यानी पूरे साल भर के दौरान बच्चा जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधि करेगा, उन सबका आउटकम या फिर एवरेज उस प्रत्येक बच्चे के अलग अलग पोर्टफोलियो फाइल में मेंटेन किया जाता है। ये शैक्षणिक प्रगति से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ हर क्लासरूम। कहा यह जा रहा है कि एक देखिए, हर क्लासरूम, यानी ये टीचर के परिप्रेक्ष्य से कहा गया है कि टीचर के परिप्रेक्ष्य, टीचर के कक्षा में जो भी एक्टिविटीज कराई जा रही हैं उसको रिकॉर्ड करना। तो ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक बच्चे का अलग अलग शैक्षणिक प्रगति रिकॉर्ड किया जाता है। सभी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है, शैक्षणिक प्रगति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिहेवियरल चेंजेज होंगे, जो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होगा, वो उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है। देखिए, एक्टिविटी में दो प्रकार की एक्टिविटी हो सकती है, एक तो शैक्षणिक प्रगति से संबंधित और दूसरा व्यवहार परिवर्तन से संबंधित। तो जो व्यवहार की बात करेगा वो एनेक्डोटल में होगा। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ऑल एक्टिविटी को पोर्टफोलियो में मेंटेन करने की बात की जा रही है, तो ऑल एक्टिविटी पोर्टफोलियो में नहीं होता है, केवल शैक्षणिक प्रगति वाला पोर्टफोलियो में मेंटेन किया जाता है, बिहेवियरल वाला नहीं किया जाता है। इसलिए ये निगेटिव हो गया, क्योंकि ऑल एक्टिविटी सबको एक साथ ले रहा था, निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, टीचर राइट्स हर फीड टू लर्नर्स पेरेंट
इन रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड अलग चीज़ होता है, रिपोर्ट कार्ड आपका रिजल्ट से संबंधित है, तो ये रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि ये अलग अलग बच्चे का फाइल होता है। जैसे कक्षा 3 में बच्चा जब जो कुछ भी एक्टिविटी किया, साल भर उसकी एक्टिविटी का एवरेज हर मतलब गतिविधि का परफॉर्मेंस उसमें मेंटेन किया जाएगा, शैक्षणिक प्रगति को। और जब कक्षा 3 से बच्चा प्रमोट होकर के कक्षा 4 में जाएगा तो वो रिपोर्ट कक्षा 4 के टीचर को हैंडओवर कर दिया जाता है, ताकि पिछले 1 साल के दौरान बच्चे ने किस प्रकार से सीखा है, उसकी गतिविधि कैसी थी, उसके हिसाब से उसको आगे और अच्छा परफॉर्म करने के लिए टीचर उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख पाए, इसलिए किया जाता है। तो ये रिपोर्ट कार्ड अलग होता है और पोर्टफोलियो अलग होता है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, टीचर रिकॉर्ड्स all the works of learner in order to give points for every activity। तो ये भी यहां पर निगेटिव है। देखिए, एवरी एक्टिविटी नहीं है, जो शैक्षणिक प्रगति से जुड़ा होगा वहीं केवल मेंटेन किया जाएगा, सभी एक्टिविटी की बात नहीं की जाती है। पहला देखिए, टीचर नोटिसेज एंड रिकॉर्ड्स ऑल इंस्टेंसेज ऑफ लर्निंग बाय लर्नर्स। देखिए यहां पर लर्निंग की बात की गई, लर्निंग यानी कि शिक्षा से जो जुड़ा हुआ है, अधिगम से जुड़ा हुआ है, यानी कि शैक्षणिक प्रगति से जुड़ा हुआ है। यहां पर बिहेवियरल की बात ही नहीं की गई है, व्यवहार की बात ही नहीं की गई है, इसलिए यह विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टीचर रीड्स आउट अ पैराग्राफ of 10 sentences on her learners in class 8th and ask them to listen carefully। यानी कि एक शिक्षक हैं, वो 10 वाक्यों का एक पैराग्राफ कक्षा 8 के बच्चों के सामने बोलते हैं और बच्चों से कहते हैं कि इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। आगे पढ़िए, लर्नर्स हैव टू रिक्रिएट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन देयर लिसनिंग। यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उनको अपने सुनने के आधार पर उस पैराग्राफ को फिर से रिक्रिएट करना है, फिर से लिखना है, बट नीड नॉट टू राइट द एग्जैक्ट वर्ड एंड फ्रेजेज। यानी कि उनको शब्दशः वही नहीं लिखना है जो कि टीचर के द्वारा बोला गया है, बल्कि अपनी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि उससे मिलता जुलता हो। आगे पढ़िए, दे हैव टू क्रिएट द पैराग्राफ नियरर टू द वन दे लिसन टू। यानी कि उन्होंने जो सुना है पैराग्राफ में उससे मिलता जुलता, उसके निकटतम लिखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट शब्दशः नहीं लिख देना है। आगे पढ़िए, व्हाट इज दिस एक्टिविटी नोज। यानी कि यह गतिविधि किस नाम से जानी जाएगी। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि ग्रामर ट्रांसलेशन डिक्टेशन। ग्रामर ट्रांसलेशन क्या होता है, जिसमें व्याकरण की बात की जाएगी और जिसमें ट्रांसलेट करने की बात की जाएगी, यानी कि मदर टंग में, जिसमें जैसे जो मान लीजिए जो टारगेट लैंग्वेज है जिसमें बच्चे को डिक्टेशन कराया जा रहा है, यानी श्रुत लेख कराया जा रहा है, मान लीजिए इंग्लिश में कराया जा रहा है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन डिक्टेशन तब होता जब बच्चा इंग्लिश में सुनता और उसको हिंदी में लिखता, तभी तो ट्रांसलेशन हो रहा है। तो यहां पर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न में नहीं दिया गया, तो ग्रामर ट्रांसलेशन डिक्टेशन नहीं है। तीसरा देखिए, डिक्टेशन बाई सेंटेंसेज। डिक्टेशन बाई सेंटेंसेज का मतलब क्या हो गया। देखिए यहां पर प्रश्न में बोला गया था कि जो टीचर है वो 10 वाक्यों का पैराग्राफ बच्चों को बोलती हैं। अगर एक पैराग्राफ बच्चों को बोला जाता, फिर बच्चे लिखते, फिर अगला बोला जाता, फिर बच्चे लिखते, फिर अगला बोला जाता, फिर बच्चे लिखते, तब ये डिक्टेशन बाय सेंटेंस होता, यानी एक एक सेंटेंस सुन करके बच्चे लिख रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, यहां पर शिक्षक के द्वारा पूरे 10 वाक्यों को, एक पैराग्राफ को पूरा एक बार में सुनाया गया है, उसके बाद बच्चे लिख रहे हैं, तो पूरा एक बार में सुनाया गया है, यानी ये पैराग्राफ डिक्टेशन होगा, ना कि सेंटेंस डिक्टेशन होगा। ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस डिक्टेशन तब होता जब एक वाक्य पहले सुनाया जाता, फिर बच्चे लिखते, फिर सुनाया जाता, फिर बच्चे लिखते, फिर सुनाया जाता, फिर बच्चे लिखते। यहां पर एक ही बार में 10 सेंटेंस सुनाया गया, तो ये विकल्प नेगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, म्यूचुअल डिक्टेशन। म्यूचुअल डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ग्रुप में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे ने कुछ बोला, उसके बाद से दूसरा बच्चा मान लीजिए उस समय लिख रहा था, अब दूसरे बच्चे की बारी आएगी, वो बोलेगा और पहला बच्चा लिखेगा, फिर अगले प्रोसेस में पहला बच्चा बोलेगा, दूसरा बच्चा लिखेगा, फिर अगले प्रोसेस में दूसरा बच्चा बोलेगा, पहला बच्चा लिखेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल डिक्टेशन। यानी कि एक जब बोल रहा है तो उसके जगह पर दूसरा लिख रहा है, और दूसरा बोल रहा है तो उसके जगह पर पहला लिख रहा है। आप लोगों ने म्यूचुअल ट्रांसफर सुना होगा, यानी कि मान लीजिए एक जिला ये है, एक जिला ये है, तो इस बच्चे का यहां से यहां ट्रांसफर और इस बच्चे का यहां से यहां ट्रांसफर। यही गतिविधि इसमें भी होती है, एक जब बोल रहा है तो दूसरा लिखता, और दूसरा बोल रहा है तो पहला लिखता। तो इस प्रकार का कोई भी म्यूचुअल डिक्टेशन नहीं है। अब बच्चे थोड़ी बोल रहे हैं कि टीचर उसको लिखेंगे कि म्यूचुअल डिक्टेशन होगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा, पैराग्राफ डिक्टेशन। पैराग्राफ डिक्टेशन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बच्चे को एक ही बार में 10 सेंटेंस बोला गया है और उन 10 सेंटेंस को सुन करके बच्चा अपने शब्दों में लिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 पैराग्राफ डिक्टेशन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टास्क ड्रॉप्स डिलीट्स अ वर्ड और फ्रेज आफ्टर 6 और द 7th वर्ड, व्हाट इज दिस टेस्ट आइटम नोन एज। यानी कि कहा जा रहा है कि एक पैराग्राफ में प्रत्येक छठा या फिर 7वां जो शब्द है उसको हटा दिया गया या फिर डिलीट कर दिया गया, तो ये किस प्रकार का टेस्ट होता है। तो इसे हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं। आप लोगों ने IBPS की पहले की परीक्षाओं में देखा होगा या फिर पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता था
या फिर 8th 9th 10th में आप लोगों ने जरूर किया होगा कि एक पैराग्राफ दिया गया रहता था और बीच बीच में से कुछ वर्ड्स गायब होते थे और उन वर्ड्स को एप्रोप्रिएट वर्ड्स सेलेक्ट करके फिल करना होता था। इसे ही हम लोग क्लोज टेस्ट बोलते हैं। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।